अवंतीपोरा में चल रही मुठभेड़ हुई खत्म। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर 2 नवंबर को शामिल हुआ था आतंकी संगठन में। पीडीपी के युवा सम्मेलन को सरकार ने नहीं दी अनुमति। प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर नहीं दी इजाजत। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। पीएम आवास योजना से सपना हुआ साकार। भंगारा पंचायत के गरीबों को मिले पक्के मकान। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का जताया आभार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। घाटी के दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिला के अवंतीपोरा में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मारे गए आतंकी की पहचान समीर अहमद तांत्रे निवासी बारागाम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि समीर अहमद तांत्रे इसी वर्ष 2 नवंबर को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। मारा गया आतंकी सी श्रेणी का आतंकी बताया जा रहा है। प्रशासन ने आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के गुपकार रोड स्थित आवास पर होने वाली पीडीपी के युवा सम्मेलन को इजाजत नहीं दी। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए पीडीपी को इस सम्मेलन के आयोजन की इजाजत नहीं दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने का भी आदेश दिया, जिसको लेकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। प्रशासन के इस कदम की पूर्व मुख्यमंत्री ने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक और सरकार जहां अन्य पार्टियों को इस तरह के सम्मेलन करने की इजाजत दे रही है, वहीं उन्हें पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से बात करने से रोका जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए वो भी देखते हैं। ये खाली कुर्सियां आपको जम्मू कश्मीर के हालात का तस्वीर पेश कर रही है, जहां पर आज जो हमारा यूथ के साथ मीटिंग होनी थी और उसको जिस तरह इस सरकार ने आज सबोटाज किया, ये कह के कि कोविड है। जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है। पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त उनको कोविड याद आ जाता है, सबोटाज किया जाता है और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसके इख्तियारात को खत्म किया जाए। यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, ताकि इनके लिए उनको मारना पीटना आसान हो जाए, उनको जेल में डालना आसान हो जाए। यही तो ये करते आए हैं पिछले 3 साल से। नौजवान का घर में दम घुटता है, बाहर निकलना चाहता है, उसको आने नहीं देते हैं, और अगर वो आ जाता है तो या तो गोली या डंडे का शिकार हो जाता है या उसको जेल में बंद कर देते हैं। आज हमारे हजारों नौजवान रियासत के अलग अलग वादी के अलग अलग इलाकों से हमारे पास आना चाहते थे। क्या कर वो बात सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करना चाहते थे। मगर आपने देखा कि किस तरह से आपको मेरे पास आने नहीं दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये जानबूझ के आपको धकेल रहे हैं ताकि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आप इनके लिए आसान हो जाए कि आप पे ये डंडा चलाए, आप पे ये गोली चलाए। मगर हमने हार नहीं मानी। अपने घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इन लोगों के इस सपने को साकार कर रही है। ऐसा ही सपना जिला उधमपुर की पंचायत भंगारा के वार्ड नंबर 8 के लोगों ने देखे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके इस सपने को साकार कर दिया है। क्या कहना है इन लोगों का, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला उधमपुर की पंचायत भंगारा के वार्ड नंबर 8 दरपाटी की। कुछ साल पहले इस गांव में एक भी मकान पर टीन नहीं लगी हुई थी। गांव के सभी मकान कच्चे थे और गांव में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग पक्के मकानों का सपना देखते थे। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो अपना ये सपना साकार नहीं कर पाते थे।
कच्चियां कोठियां सी दी तारे पर जाना मुड़ी के पानी आई उठाई जाती हाँ कोई चीज नहीं सी सारा कोई ऐसा कभी कोई चीज है नहीं। इन लोगों के मुताबिक पहले इस गांव में पक्के मकान तो दूर यहाँ पर पैदल चलने के लिए सड़क तक नहीं थी, लेकिन जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली तो उनके इस गांव की भी कायाकल्प हुई। न केवल गांव की कायाकल्प हुई बल्कि उनके पक्के मकानों का सपना भी साकार हुआ। कोठिया मकान सड़क कोई नई चीज नहीं थी। जल प्रधानमंत्री और आए इन्हें आई गए बहुत आसान किया इन्हें रेल खेल कर कोठियां इतना एक शहर हो गया जी रेल का खेल हो गई। तो पहले इधर ऐसे मकान पड़े थे कि बगैर टीनों के बगैर ऐसे इन्होंने अभी इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इधर 20 घर दिए इन्होंने और आगे अभी बनने वाले अभी भी। तो पहले इधर कुछ भी नहीं था। इधर 20 घर बनाई चुके बाकी जो घरे दे इंदी भी कुछ बनाने दी बड़ी मुश्किल बिच रौंदे हे। पानी आंदा हा कोठियां कच्चियां कोठियां हियां ते तारे लोग जंदे थोड़ी कोठियां पिछे ढेई जंदियां हां कच्चियां मकान कच्चे हुण अच्छे मकान बने अच्छा काम लगा। ते किन्ने खुश। भंगारा पंचायत के इस वार्ड में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी सतह से नीचे रहने वाले करीब 20 लोगों के पक्के मकान का निर्माण हुआ है। इस गांव के लोगों के मुताबिक पहले जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने कभी भी इस गांव की ओर नहीं देखा, लेकिन मोदी सरकार ने इस गांव की सुध ली और आज इस गांव में हर तरफ पक्के मकान नजर आ रहे हैं। गांव की कायाकल्प के लिए स्थानीय लोग प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करने बहुत कुछ बनाया मोदी साहब ने बहुत कुछ दिता। ये सारा ग्रां समझा कोई नहीं था, कोई पता भी नहीं लगता ग्रां का। ये बिल्कुल डाउन ग्रां था। इन्हें बड़ा ख्याल किया। 20-25 कोठियां बनिया मुस्लिम सारा मुस्लिम का घर ने कोई 30 घर ये कोठियां बनिया अगे वास्ते भी उन्हें बनानिया बहुत कुछ बना दे बेचारे। उनका भला करे मालिक सब कुछ दिता। जहाँ मोदी का बड़ा बड़ा शुक्रिया जिन्हें सारा ख्याल किया बेचारे हर चीज़ का ख्याल किया उन्हें। ऐसी गल कोई नहीं। अस होर भी असें मदद करे तां बहुत गरीब इलाका है बड़ी मदद करन बड़ा शुक्रिया है जी बहुत शुक्रिया बहुत मुबारक वाली गल है। हाँ देखो बहुत खुश है जी। जैसे उम्र बच कोई कोठियां नहीं पईयां असा गरीब बेचारा डेरे भी बाहर रखे उन्हें ऐसी कोठियां बनाई है जरूरियां पई असें हूँ पक्के तो समझी लियो। इतना कुछ मोदी ने सारा किया कोई अंदाज नहीं। ये मिस्टर जरा प्रधानमंत्री होना चाहिए पी मुड़ी गया होना चाहिए। अगर बस खुश है बहुत लोग अस खुश है उस मिस्टर की मोदी साहब की शुक्रिया करने अभी जिसने रेल का खेल करी उड़ी। पक्के घर का सपना पूरा होने के बाद इस गांव के लोग केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं और साथ ही उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की दुआ भी कर रहे हैं। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। सुरेंद्र अंबरदार का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोट बैंक की राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों का सहारा लेकर पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बात पूर्व एमएलसी ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और विशेषकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुख्य भागीदारी थी। जिस प्रकार से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक बार अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर देश भर में जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेंडा कर रहा है और खासकर कश्मीरी पंडित का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारा मानना है कि जो कश्मीरी पंडित का जो इथनिक क्लींजिंग हुआ है, जो जीनोसाइड हुआ है, जो सिविलाइजेशन उस पूरे सिविलाइजेशन का एक्सोडस हुआ है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से फारूक अब्दुल्ला की भागीदारी थी। और जब भी उनसे कभी भी बात पूछते हैं तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हर सरकार जानता है कि किस देश से कब बात करनी है और ये डोमेन नहीं है जम्मू कश्मीर भी किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का कि वो सुझाव दे दे। अगर सुझाव देना भी है तो वो एक पार्लियामेंटेरियन है और सही जगह पे वो सुझाव दे सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि टेररिज्म और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर।
जब तक न पाकिस्तान घुटने टेक देगा तब तक भारत सरकार पाकिस्तान से किसी भी विषय को लेकर बात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के चक्रोही मंडल की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गार सिंह ने की। बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह चिप, मंडल प्रभारी विकास डोगरा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में श्यामलाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ आदमी बगैर खादे सोए ना। हर आदमी की रहने लिए छत मिले, हर आदमी की रोजगार मिले और हर आदमी की उदा हक उसकी मिले, उहदे लिए सरकार काम करे। तो मैं तो कहांगा अज भी अगर जिन्ने काम सुचेतगढ़ होए ना पूरे जम्मू कश्मीर तक देखा जाए, इन्नी डिवेलपमेंट और इन्ना समय देने वाला कोई अपने आप मैं कहांगा तारीफ नहीं करनी चाहिए कि ना किसी ने अज तक समय दिता, ना कोई दे सकता। उधर भाजपा के तालाब तिल्लो मंडल की भी आज कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा ने की। बैठक में जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। आज यहाँ पर हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी तालाब तिल्लो मंडल की वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक लगभग हर 3 महीने के बाद हम लोग करते हैं और जो पिछले 3 महीने में लोगों की सेवा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, उसके ऊपर एक चर्चा करते हैं और जो आगामी प्रोग्राम संगठन की तरफ से हमें मिलते हैं उसके ऊपर भी एक चर्चा करने का प्रयास यहाँ पर होता है। आज की इस कार्यकारिणी में हमारे बीच में सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन और सैनिटरी सुपरवाइजर्स यूनियन ने सफाई सेवकों को 2.5 दिन का वेतन जारी करने के लिए जम्मू नगर निगम का आभार जताया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के प्रधान देव आनंद गिल ने जहां निगम के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं 200 डेली वेजरों को नियमित करने और सफाई सेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में सफाई सेवकों को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारी में जो बकाया रहते हैं उनको भी परमानेंट किया जाए और इसके साथ डेली वेजर एनजीओ की जो 6,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, इतनी महंगाई के दौर में वो 6,000 रुपया बहुत कम है। उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि हाउस एक बार फिर लगे और उसमें इन मुद्दों के ऊपर रखा जाए कि कम से कम 500 रुपया पर डे दिहाड़ी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा वातावरण अब काम हो रहा है, जिसमें 2.5 दिन का वेतन का जब कल फैसला लिया गया, उसमें हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल मेयर साहब का, डिप्टी मेयर साहब का और वर्दी कमिश्नर मैम का कि ये जो मुलाजमों को पिछले 2.5-3 साल से जो 2.5 दिन का वेतन नहीं मिला, वो फैसला लिया गया कि इमीडिएटली इनको वेतन जो है रिलीज किया जाए। चिनाब सिटीजन्स फोरम ने डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। फोरम के प्रधान महबूब अहमद टाक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब इस स्टेडियम के विकास के लिए फंड जारी हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले प्रशासन को इस पर से अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। टाक ने स्टेडियम के विकास के लिए जारी फंड्स का भी सदुपयोग करने की जरूरत पर बल दिया है। इस वक्त 3.5 करोड़ के करीब इनके पास पैसा आया है, जैसा कि हमारे नॉलेज में आया है। अब एनक्रोचमेंट तो पहले हमारा इशू ये है, हमारी गुजारिशात हैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पोर्ट्स काउंसिल से, एलजी सर से, जनाब एलजी सर से खुसूसन गुजारिश ये है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ग्राउंड हो, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। इसको एनक्रोचमेंट करने की किसी को जरूरत नहीं आनी चाहिए। अगर अब एनक्रोचमेंट हो गई, एनक्रोचमेंट को उन्होंने रिलीज करना है तो उसको पहले पैमाइश पूरी की जाए और जो पैसा आया है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। प्रॉपर यूटिलाइज ये है, हमारा मतलब ये है कि अगर आप कंपाउंड वाल दे रहे हो, कंपाउंड वाल के लिए हमारा कोई एतराज नहीं है, पैसा खर्च हो, चलो अगर जल्दी जल्दी खर्च करना है जल्दी जल्दी, मगर उसको भी कोडल फॉर्मेलिटी।
डिग्री कॉलेज सुरनकोट की एनएसएस इकाई द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत एनएसएस की इकाई ने सुरनकोट के गांव मोहरा बचाई में एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें एनएसएस के सदस्यों ने लोहार मोहरा की गर्म बावली की साफ सफाई की। इस अभियान में कॉलेज के स्टाफ और एनएसएस के सदस्यों के साथ साथ डीडीसी सदस्य सुरनकोट एडवोकेट शाहनवाज चौधरी ने भी भाग लिया। मड ब्लॉक के सब्जी उत्पादकों ने सरकार से उनकी सब्जी के दाम निर्धारित करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि कड़ी मेहनत के बाद जब वो अपनी फसल को तैयार करते हैं तो मंडी में उन्हें वाजिब दाम नहीं मिलते, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने उपराज्यपाल से उनके उत्पादन की खरीद के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। मतलब देखो, जब सीजन स्टार्ट होता है ना जमींदार का, तो ये हमें कुछ नहीं मिलता इसका रेट, क्योंकि वो हमारा सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसके पीछे आप देखो, एक महीना पहले आप चले जाओ, सब्जी का रेट जो है, हर एक सब्जी का रेट जो कितना दुगना है। अब जो हमारा सब्जी का दिन दिन अब नीचे आ रहा है, तो अब देखो जमींदार क्या करेगा। लेबर इतनी है कि हमें जो हमारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। हमारा जो सारा बेनिफिट है वो कुछ आड़ती ले जाते हैं, कुछ दुकानदार ले जाते हैं, तो हमें इसका कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। ये तो हम ऐसे एक दूसरे का देख हम ये लगाते, चलो ठीक है, चलो कुछ खाने के लिए घर में हो जाती है, कुछ जो बच जाएगा चलो मंडी में भेजेंगे। लेकिन अब मंडी की आप हालत देखो तो हमारा खर्चा नहीं पूरा होता। करेंगे यही अपील करेंगे उनकी, कम से कम जिम्मेदार की जो कम से कम हमारे रेट जो है जो कुछ रीजनेबल होने चाहिए। मतलब ये नहीं, जो हमारे रेट हैं जो फिक्स होने चाहिए कि यहाँ जी इस रेट के ऊपर हमें मिलेगी। हमें अगर 10 रुपये बाजार में या 5 रुपये चीज़ मिलती है, दुकानदार अगर 30 रुपये बेचता है, तो उसका देखो बेनिफिट सारा वो दुकानदार ले जाता है, जब आरती ले जाते हैं। हमें तो कुछ नहीं मिलता इसका। हम यही अपील करेंगे उनसे कि कम से कम इनके ऊपर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। मतलब लोगों ने सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं से जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों में सड़कों पर पड़े भिखारियों की मदद करने की गुहार लगाई है। लोगों के मुताबिक सर्दी के इस मौसम में इन बेबस लोगों की हालत बेहद दयनीय है, लिहाजा सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इन लोगों के मुताबिक आम लोग तो इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों के रहने और खाने की कोई व्यवस्था करे ताकि ये लोग सर्दी से बच सके। काफ़ी ऐसे लोग जो वंडन हैं, जिनका कोई घर आश्रय नहीं है, उसके लिए प्रशासन ने क्या किया है, ये किसको हम कांटेक्ट करें, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम उसको कांटेक्ट करें जो उनका टेक केयर करें। अब पता नहीं इसकी ये चल सकता या इसकी क्या मजबूरी है, ये क्यों यहाँ पे पड़ा है। अब इसके बारे में हम किसको कांटेक्ट करें ये हमें भी पता नहीं है, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ तो एनजीओज होंगी या गवर्नमेंट की कोई एजेंसियाँ होंगी जो अबंडन बंदों को देखती होंगी। उनके बेसहारा लोगों को भी देखने के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा, या अगर नहीं है तो गवर्नमेंट को, जो प्रशासन को इसके बारे में देखना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई एनजीओ, कोई ना कोई मदद इनके लिए होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। इतनी ठंड में ये रात को एक कंबल में है सोया हुआ, ये कभी भी यहाँ पे मर सकता है, कुछ हो सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों का। चलो खाना वगैरह महल्ले वाले आके इसको दे देते हैं, पर ये अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा है पिछले 5 दिनों से। ये इसके लिए सरकार को कोई ना कोई इनके लिए मदद करनी चाहिए, कोई ना कोई एजेंसियाँ होनी चाहिए जो इनकी हेल्प कर सके। बहुत होंगे, ये तो हमारी आंखों के सामने है, इसलिए हमें इसका दुख तकलीफ देखी जा रही है। अब पूरे शहर में कितने होंगे ये कुछ अंदाज़ा नहीं है। बस स्टैंड में होंगे, जगह जगह होते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है, पर इनके लिए कोई ना कोई लुक आफ्टर करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई एनजीओ होनी चाहिए, कोई एजेंसीज होनी चाहिए। वहीं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के करीब क्रांति होटल के सामने स्थित पार्क में भी एक बुजुर्ग गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने भी ना तो ऐसे लोगों की देखरेख करने का दावा करने वाली कोई एनजीओ सामने आ रही है और ना ही शासन प्रशासन का कर्मचारी। इस बेबस और मजबूर इंसान की दुर्दशा को देखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसकी मदद के लिए आगे आने वाला कोई नहीं है। तो ये मैं देखा यहाँ एक्चुअली ऐसे लेटा हुआ है और ये बिल्कुल काम पर है, और प्रैक्टिकली चलो सारी बातें तो बाद में है कि क्या करना है क्या नहीं। ये मैं प्रैक्टिकली आपके गुलिस्तान एक नेशनल चैनल है, मैं उसके चैनल के थ्रू जम्मू के कंसर्निंग जो ये एनजीओस गवर्नमेंट की बनी हैं जो इसको ऐसे लोगों को रिकवर करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बंदे को रिकवर करके जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसको हॉस्पिटल में रीच किया जाए और इसकी जेन्युइन ट्रीटमेंट है। क्योंकि अभी आप देख भी सकते हो, मैं आपको कहता हूँ इसकी तरफ आप कैमरा कीजिए, ये हाथ भी कांप रहा है, शिफरिंग बहुत कर रहा है।
तो मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ, अगर एड्रेस किसी ने देखना है, क्रांति होटल के साथ ही के जोन होटल है, जहाँ एक्साइज का डिपार्टमेंट है, उसी के अपोजिट ये पार्क है। ये बुजुर्ग ओल्ड एज बंदा है, ये मुझे लगता है 55 या 60 के अबव होगा। तो प्रैक्टिकली इसको आइडेंटिफाई किया जाए, या कंसर्निंग इसको मैं कहता हूँ कि हमारे कहने का और आपका मैं भी शुक्रगुजार हूँ, आने का बेनिफिट तभी होना चाहिए कि इसको किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करके उसको ले जाके जेन्युइन जो इसकी ट्रीटमेंट है बंदे को दी जाए। नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरी ने अपने उच्च मानकों और प्रदर्शन की मान्यता में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों यानी NQAS का प्रमाण हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के आधार पर पूरी तरह से खरा उतरा है और ये सम्मान हासिल किया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसका श्रेय PHC में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया। PHC टिकरी को NCAS के लिए चुना गया था। जैसे कि पूरी यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल PHC टिकरी है इसको सिलेक्ट किया गया था NCAS के लिए, और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्यू लिस्ट मिलती है। वो ड्यू लिस्ट जो है वो हमें मिली थी। तो उसके बीच में कुछ टारगेट्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं, और अल्टीमेटली हमने काफ़ी मेहनत, मेरे स्टाफ ने, मैंने, सभी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ थे सारे लोग, और उन्होंने हम सब ने मिलके हमने ये अचीव किया है। और उसके बाद हमें इसका रिजल्ट जो है, अभी हमें सर्टिफिकेट या अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है कि 1 साल के लिए, वो शायद मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास है वो, तो वो हमें 1 साल के लिए जो है वो सर्टिफाई कर दिया है कि PHC टिकरी को NCAS के लिए सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। मेरे स्टाफ को मैं सराहनीय योग्य बोलूँगा, क्योंकि मेरे स्टाफ ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि एक तो कोविड से अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को और लोगों को बचाना था, और ऊपर से हमने ये टारगेट जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो मिला था उसको हमने अचीव करना था। तो हमने खासी मुशक्कत करके, काफ़ी मेहनत करके हमने इस टारगेट को अचीव किया है। तो हमने जो ये किया, ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक स्टैंडर्ड का एक एग्ज़ाम, समझो एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने पहले कायाकल्प क्वालिफाई किया था। कायाकल्प में जब हमें अवार्ड मिला तो उसके बाद हमारी जो PHC है इसको पूरे J&K में सिलेक्ट किया गया कि गो फॉर NCAS। तो NCAS जो है इट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एक एग्ज़ाम है, वो हमने क्वालिफाई किया। वो हमने क्वालिफाई कैसे किया, उसके लिए हमें टारगेट्स जो है वो सेंटर से आए हुए थे, वो एक लिस्ट होती है, वो क्राइटेरियाज हमने सारे फुलफिल कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हमारे यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कैशलेस फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, डिलीवरी की कौन सी फैसिलिटीज़ हम पेशेंट को देते हैं, मतलब पेशेंट केयर के लिए हम किन किन क्वालिटीज़ पे मतलब पूरा हम मेंटेन करते हैं। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू ने सरकार से बस स्टैंड में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था करने की मांग की है। एसोसिएशन के महासचिव राजन गुप्ता ने कहा कि देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और जम्मू जनरल बस स्टैंड पर प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों के यात्रियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। लिहाजा नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जम्मू बस स्टैंड में सरकार को टेस्टिंग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यात्रियों के साथ साथ दुकानदार भी अपने टेस्ट करवा सकें और संक्रमित होने से बच सकें। तो बस स्टैंड में जहाँ पे आने वाले या जाने वाले यात्री जो होते हैं, तो काफ़ी कोई बाहर से आता है, कोई विदेश से आता है, कोई कहीं से, श्रीनगर में बहुत फैला हुआ, श्रीनगर के लोग भी जहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ जहाँ पे कम से कम एक टेस्टिंग पॉइंट रखना चाहिए, जैसे रैपिड टेस्ट हो, जिससे कि लोगों आने जाने वाले एक टेस्ट किया जाए और जिससे इस महामारी को रोका जाए। और तो और लोगों को भी मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम ये अपना इनका मास्क पहन के रखे और सैनिटाइज का प्रयोग करते रहे और उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस बना के चले, क्योंकि इससे हम अब महामारी से लड़ सकते हैं, महामारी को हम रोक सकते हैं। यही हमारे लिए उपाय है और तो कोई नहीं है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं लोगों से आगाह करता हूँ वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाए, उस बीमारी को से बचाया, अपने आप को बचाया जा सके। हाँ, प्रशासन तो बहुत कोशिश करती है, बिना मास्क वालों का फाइन भी करती है, तो काफ़ी होते रहते हैं। तो बस लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। कई लोग तो मैंने इधर देखे हैं फाइन करवा के भी फिर मास्क नहीं पहनते हैं, हंसते हैं, क्या हो गया, 100 रुपया गया, क्या हो गया, ऐसा भी लोगों के अंदर आता है। लोगों के अंदर जागरूकता बहुत कम है। तो मैं
प्रशासन को भी चाहता हूँ कि जो मास्क पहन के नहीं रखते उनके साथ सख्ती से उनके पेश आए, और उसके साथ लोगों से यह आगाह करता हूँ कि कम से कम मास्क पहन के रखें। चलिए, खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।